नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी नाइन, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह और बाजार के अंदर एक तरीके से खूनी होली जो है वो देखने को मिल रही है। लगातार गिरावट, आज लगातार तीसरा दिन है जब मिड कैप स्मॉल कैप की तो पिटाई हो ही रही है, बल्कि निफ्टी जो इंडेक्स है वो भी अब 1% के आसपास की गिरावट के साथ कामकाज करता हुआ है। 213 अंकों की गिरावट इस समय निफ्टी में 22,122 का लेवल देखने को मिल रहा है और जो आज का इंट्राडे लो बना है वो है 22,040 का। तो पूरी तरीके से ये बाज़ार अब बियर्स की गिरफ्त में आता हुआ दिखाई दे रहा है। 173 शेयर मात्र ऐसे हैं जिनमें की एनएससी में बढ़त देखने को मिल रही है और 2306 शेयरों में दबाव देखने को मिल रहा है। ये गिरावट अब कितनी गहराएगी और क्या ये किसी बड़ी गिरावट के संकेत हैं? कहां से बाजार में रिकवरी आएगी? इन तमाम पहलुओं पर अगले 1 घंटे हम बातचीत करेंगे। खबरों वाले शेयरों पे, बजिंग स्टॉक्स पे भी बातचीत होगी, आईपीओ बाजार पे भी बातचीत होगी। लेकिन आज के मेहमान से आपको रूबरू कराएं उससे पहले कुछ एक जो टिप्पणियां हमारे दर्शकों की आई है वो पढ़ के सुना देते हैं ताकि उनका जवाब पहले सवाल में हम आज के मेहमान से लें। विवेक सक्सेना जी कह रहे हैं, विपुल सर हर हर महादेव, उम्मीद से भरी सुबह में आपका स्वागत है। बाजार में बहुत घबराहट की स्थिति है, क्या किया जाए? सफ़ीक अंसारी साहब कह रहे हैं, नमस्कार विपुल भाई एंड मंत्री सर, बहुत नुकसान हो गया, स्टॉप लॉस नहीं लगाया, क्या करना चाहिए? सब्र बनाए रखें या एग्जिट करें? उचित राय दें। इसी तरह की टिप्पणियां लगातार बहुत सारे दर्शकों की तरफ से आई है। हालांकि कुछ एक सकारात्मक टिप्पणियां भी हैं। मोहम्मद सद्दाम साहब कह रहे हैं कि पूरी मनी नाइन के दर्शकों से अपील है कि ये गिरावट तो कुछ भी नहीं है, कोरोना जैसे हालात भी हमने देखे हैं, ये गिरावट खरीदारी का मौका है, पैनिक ना हो। तो इसी तरह की तमाम टिप्पणियों के जवाब जो है वो हम लेते हैं हमारे आज के खास मेहमान अरुण मंत्री जी से, मंत्री फिनमार्ट के फाउंडर। अरुण सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। लोगों में काफ़ी घबराहट है, लोग डरे हुए हैं और जिस तरीके की गिरावट देखने को मिल रही है, बहुत सारे जो नए लोग आए उन्होंने शायद इस तरह की गिरावट को कभी देखा नहीं, क्योंकि जिस तरीके से नए नए डीमैट अकाउंट खोल रहे थे और बड़ी संख्या में लोगों ने पैसे बनाए भी। लेकिन अब जो नुकसान हो रहा है, आप क्या सलाह देंगे हमारे दर्शकों को? विपुल जी, पहले तो गुड आफ्टरनून। देखिए, आपने सही कहा और जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, उनका पैनिक होना या कह सकते हैं एक तरह का घबराना वाजिब बात भी है, क्योंकि ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 8 से 9 महीने के बाद इतनी बड़ी गिरावट आपको मिड कैप स्मॉल कैप में नजर आ रही है। पहले यूजुअली हमको देखने को मिलता था लार्ज कैप इंडेक्स जो है वो आपको भले ही गिरता हुआ नजर आता था पर मिड कैप्स नहीं गिरते थे। अब आप जो पैटर्न बन रहा है, लार्ज कैप आपको अच्छे लग रहे हैं और मिड कैप्स में गिरावट देखने को मिल रही है। पर एक चीज जो आज हमने क्लाइंट के साथ शेयर की है वो भी क्लियरली आपके अपने इसी चैनल और सभी इन्वेस्टर के साथ शेयर करना चाहूंगा। मिड कैप इंडेक्स को आज हमने टेक्निकली एक ट्रैकिंग की है। मिड कैप इंडेक्स में जो नेक्स्ट सपोर्ट निकल के आ रहा है 46,000 के आसपास है, 46,000 से 45,800 के आसपास। तो आज जो मिड कैप इंडेक्स की फॉल हुई है उसका लो 46,100 के आसपास है। तो हमने आज यही राय दी कि अगर आपको फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है, आज का दिन काफी बेहतरीन दिन है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि मिड कैप इंडेक्स जो है वापस 20 डे मूविंग एवरेज के बाद ऑलमोस्ट 6 से 8 महीने के बाद आता हुआ नजर आ रहा है। तो जब भी कोई बड़ा इंडेक्स बड़े करेक्शन के बाद 20 डे मूविंग एवरेज के पास आता है या फिर बॉलिंगर बैंड के मिड के आसपास आता है, वो एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी होती है मार्केट को या फिर उस इंडेक्स में स्टॉक्स को बाई करने के लिए। तो एक तो क्लियरली यही रहा है कि अगर आपको फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है मिड कैप स्मॉल कैप में, तो एक आज का जो कॉल है एक अच्छे लेवल के आसपास है। और नो डाउट नीचे से 500 पॉइंट की रिकवरी ऑलरेडी मिड कैप में आ चुकी है, पर मुझे लग रहा है आज का दिन एक अच्छा दिन हो सकता है इन्वेस्टमेंट के लिए। और एक जो काफी लोग यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि फॉल कब तक जारी रहेगा। देखिए, यूजुअली विपुल जी आपको ही पता है, जब भी मिड कैप में फॉल आता है ब्रोकरेजेस के मार्जिन कॉल्स भी नजर आते हैं। जो भी ब्रोकर्स अपने क्लाइंट्स को मार्जिन देते हैं 5 दिन 10 दिन 15 दिन की, उनके पोजीशंस भी आजकल आपको करते हुए नजर आएंगे। कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो आज का जो मेजर कॉल है वो आपको इसी कारण देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो ब्रोकरेज के मार्जिन कॉल्स होते हैं, जिन्होंने पोजीशंस एफ&ओ में ले रखी है, जिनके पास मार्जिन अकाउंट में अवेलेबल नहीं होता, उसी के आपको आज मार्जिन ट्रिगर होते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज और कल का दिन काफी एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी रहेगी मार्केट में आपको फ्रेश निवेश करने के लिए। अगेन, जिन्होंने ऊपर के लेवल पे निवेश किए हैं तो उनके लिए यही राय रहेगी कि अभी एग्जिट का पॉइंट नहीं है, एग्जिट का पॉइंट आपको आने वाले दिनों में भी मिल सकता है। तो पैनिक होने की राय अब इस लेवल पे नहीं है। अगर कोई नया इन्वेस्ट करना चाहता है, मुझे लग रहा है अच्छे लेवल्स के आसपास मार्केट। चलिए, तो अगर नया निवेश करना चाह रहे हैं तो ये आज और कल का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप पर निवेश कर सकते हैं। ऊपरी स्तरों पर हैं तो अभी एग्जिट ना करें। अगर नुकसान में है कोई बात नहीं, चाहें तो थोड़ा बहुत, अगर ज़्यादा जो शेयर अगर गिर गया है तो उसमें एवरेजिंग कर सकते हैं। मिड कैप शेयरों पे काफ़ी स्पष्ट राय रखी है अरुण जी ने, और इसी से जुड़े बहुत सारे सवाल भी हैं, तो एक करके तमाम दर्शकों के सवालों को शामिल करते हैं कार्यक्रम में। स्वप्ना रेड्डी जी कह रही हैं, गुड आफ्टरनून विपुल सर एंड अरुण सर, क्या इरेडा
NHPC, RVNL लेना है और करेक्शन का वेट करें। 6 मंथ प्रॉफिट, 6 महीने का प्रॉफिट जो है वो चला गया है कुछ ही महीनों के अंदर। तो क्या अभी अगर ख़रीदना हो तो इसी समय लेना चाहिए या और करेक्शन का वेट करें, जानना चाह रही हैं। और ये जो 3 शेयर इन्होंने पूछे हैं सर, ये तीनों ही ऐसे हैं कि जिस पर हर रोज़ कम से कम 20 से 30 सवाल आते हैं। इरेडा पे कल हमने थंब लगाया, NHPC पे हर रोज़ सवाल आते हैं, RVNL एक और रेलवे शेयर जिसमें काफ़ी रैली देखने को मिली, फिर भाई बीच में करेक्शन आया। इन तीनों पे एक साथ आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे कि क्या करना चाहिए NHPC खास तौर से, क्योंकि काफ़ी अच्छा खासा करेक्शन आ गया है। क्या करंट लेवल के आसपास यहाँ पर एंट्री लेवल हो सकता है और या फिर अभी और ज़्यादा नीचे जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं आपको? बिल्कुल जी, NHPC 80 के आसपास एक बड़ा सपोर्ट है, उसी के आसपास आ चुका है, तो एक्सीलेंट लेवल है अगेन बाय करने के लिए। मैं ये राय दे रहा हूँ प्योरली आपको इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से, ट्रेडिंग के लिए राय नहीं दे रहा, पर 80-82 का जो लेवल है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जिन्होंने भी निवेश नहीं किया है, जिनको और एवरेज करना है, वो डेफिनेटली कर सकते हैं। IREDA पे मेरा व्यू यही था कि 140 का लेवल होल्ड करना था, पर 140 का लेवल अभी होल्ड नहीं किया है स्टॉक ने, और 127 128 के आसपास चल रहा है। अब नेक्स्ट सपोर्ट जो निकल के आ रहा है 120-22 के आसपास है, तो 120-22 के आसपास IREDA मिलता है, तो वो भी एक अच्छा बार्गेन हंट हो सकता है नीचे में। तो ये दोनों स्टॉक में अगर कंपेयर करें तो NHPC मुझे लग रहा है अपने लेवल्स के आसपास है, तो करंट लेवल पे जरूर बाय करें और अपने पोर्टफोलियो में एटलीस्ट 3 से 6 महीने का मिनिमम व्यू रख के स्टॉक को बाय करके चल सकते हैं। सेकंड, RVNL की जहां तक बात है, देखिए रेलवे स्टॉक्स, डिफेंस स्टॉक्स, थोड़ी गिरावट लास्ट 3 दिनों में से इसमें ज्यादा देखने को मिल रही है। हो सकता है आपको 1 से 2 दिन और गिरावट देखने को मिले, तो RVNL में और थोड़े नीचे के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 1 से 2% नीचे मिलता है, तो वहां पे RVNL को भी ऐड करके चल सकते हैं। तीनों में कंपेयर करें तो मुझे लग रहा है NHPC अच्छे लेवल के आसपास आ चुका है, वहां पे डेफिनेटली करंट लेवल पे भी निवेश करके चल सकते हैं। NHPC करंट लेवल पे खरीदारी करके चल सकते हैं। अगर नया निवेश आप करना चाह रहे हैं, ऊपरी स्तरों पर है, तो भी यहाँ पर एवरेजिंग की जा सकती है। ये सलाह अरुण जी की आती हुई। रितेश पाटीदार जी का सवाल लेते हैं। कह रहे हैं सर, BRNL के 700 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं 79 के प्राइस पे। लॉन्ग टर्म का इनका नज़रिया है, क्या एवरेज करने या फिर सेल, आपकी राय क्या है? सर इसमें क्या हुआ एकदम से, कल भी लोअर सर्किट लगा, आज भी हम देख रहे हैं 5% नीचे 56 रुपये पे आ चुका है। अब क्या करना चाहिए BRNL को लेकर के? और एक समय बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स थे वो काफ़ी बुलिश दिखाई दे रहे थे भारत रोड नेटवर्क को लेकर के। पिछले अगर हम 4-5 दिनों की बात करें तो इसमें करीब 19-20% का करेक्शन आ चुका है और पिछले एक महीने में करीब 18-19% के आसपास की गिरावट है। ये कहाँ पे इसको सपोर्ट मिलता दिखाई दे रहे हैं? अभी क्या करना चाहिए भारत रोड नेटवर्क में? देखिए विपुल जी, वैसे तो फंडामेंटली कोई कवरेज नहीं है, कोई बड़ा ट्रैकिंग स्टॉक का नहीं है, क्योंकि ये मिड कैप्स में आप कह सकते हैं रिसेंटली एक थोड़ा लाइमलाइट में स्टॉक आया है, पर फंडामेंटली तो डेफिनेटली कोई कवरेज नहीं है। टेक्निकली जरूर इसमें राय दे पाऊंगा। टेक्निकली इसका सपोर्ट जो नया निकल के आता है 52 के आसपास है। नो डाउट स्टॉक ऊपर से काफी गिरा है, एक ब्रूटल सेल ऑफ देखने को मिला है 70-72 से ऑलमोस्ट ये स्टॉक 56 आ चुका है, तो यहाँ से भी मुझे लग रहा है 52 तक ये स्टॉक नीचे में आ सकता है। क्लियरली फंडामेंटली तो कोई ट्रैकिंग नहीं है, ना ही कोई इसमें राय मैं आपको दे पाऊंगा, पर टेक्निकली मुझे लग रहा है अगर स्टॉक में फॉल रुकना है तो 52-53 के आसपास रुकना चाहिए। जहां तक रेजिस्टेंस की बात है 70 से 72 के आसपास का बड़ा रेजिस्टेंस है, तो इसी के बीच में स्टॉक रहना चाहिए। तो टेक्निकली ये लेवल जरूर फॉलो करें अगर आपने ले रखा है। अगर फंडामेंटली ले रखा है तो फंडामेंटली तो मेरी कोई राय नहीं है, क्लियरली मैं शेयर करना चाहता हूँ, पर टेक्निकली मुझे लग रहा है 52 के आसपास स्टॉक एक बार रुकना चाहिए। 52 के आसपास यहाँ पर एक रुकावट जो है गिरावट में देखने को मिल सकती है, ये फिलहाल राय निकल के आती हुई। प्रतीक अग्रवाल जी कह रहे हैं, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक है, हाल की लिस्टिंग है सर, इन्होंने 443 के भाव पर ले रखे हैं, 252 शेयर इनके पास हैं। कह रहे हैं इसका क्या फ्यूचर दिखाई दे रहा है? 4 से 5 महीने के लिए इनका नज़रिया है, तो 4 से 5 महीने के लिहाज से ये जानना चाह रहे हैं। अभी 443 पर इन्होंने लिया हुआ है, 388 पर आ चुका है, तो करीब 50-52 रुपये पर शेयर का नुकसान हो रहा है। आज भी 5.25% टूटा हुआ है शेयर 388 के लेवल पे। क्या सलाह रहेगी सर आपकी, इसमें क्या 4-5 महीने के लिए होल्ड किया जा सकता है? विपुल जी, काफी शानदार फंडामेंटली स्टॉक, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वापस अपनी लिस्टिंग डे के जो प्राइस से उसी के आसपास आ चुका है। नो डाउट जब मार्केट मिड कैप में इतनी बड़ी ब्रूटल सेल ऑफ आएगी तो आपको डेफिनेटली नए लिस्टिंग स्टॉक्स में भी सेल ऑफ देखने को मिलेगा। 375 के आसपास मुझे लग रहा है स्टॉक एक बार स्टेबलाइज होना चाहिए, जहाँ पे स्टॉक की लिस्टिंग देखने को मिली। तो वैसे तो लॉन्ग टर्म में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक ही चीज का ध्यान रखना है विपुल जी, आने वाले दिन में बड़ा इवेंट इलेक्शन का है। सेकंड मिड कैप में जो गिरावट आई है, हो सकता है आपको धीरे धीरे आपको टाइम वाइज करेक्शन देखने को मिल सकता है, इसलिए 6 से 9 महीने का मिनिमम व्यू बनाए। मुझे लग रहा है इनके प्राइसेस आपको ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। 370 के आसपास मिलता है तो एक कॉन्ट्रा बेट लेके एवरेज भी करके चल सकते हैं। जी, तो फिलहाल ये राय निकल करके आती हुई। और अब इस बीच हमारे साथ
यतेंद्र जी जुड़ चुके हैं अपना प्रश्न पूछने के लिए। यतेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हैं? हम बहुत अच्छे हैं सर, आप कैसे हैं यतेंद्र जी? बिल्कुल जी, सॉरी। चलिए कोई बात नहीं, नाम भूल गए आप, कोई बात नहीं। कहाँ से बोल रहे हैं सर? ओके जी, मैं नोएडा से बात कर रहा हूँ। अच्छा, नोएडा से ही बात और कर रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात सर। जी, और जी, क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं, क्या करते हैं नोएडा में आप? नोएडा में मैं आईटी प्रोफेशनल हूँ। चलिए बहुत अच्छी बात है सर। तो अभी आपका वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है या फिर ऑफिस जाना शुरू हो गया अब? हाइब्रिड मोड, ऑफिस एंड वर्क फ्रॉम होम बोथ। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है सर। क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं सर? प्रश्न था मेरा आईएफसीआई के रिगार्डिंग। आईएफसीआई के मेरे पास में अराउंड 130 शेयर्स हैं, अच्छा, जो किस रेट कि पर? 60 के रेट पे मैंने बाय किए थे। ओहो, 60 तो के लिए हुए हैं जी। राइट, तो अभी क्या मैं इसको होल्ड कर सकता हूँ या फिर मैं एवरेज करूँ या फिर इसके लिए वेट करूँ? चलिए और थोड़ा जी, वेट मैं कर सकता हूँ कुछ महीनों के लिए या फिर अप टू 6 मंथ टू 9 मंथ। 6 to 9 मंथ, चलिए ठीक है। हालांकि खरीद आपकी थोड़ी सी ऊपर की है, 60 पे आपने लिया है, 37-38 पे आ गया है। पिछले 5 दिन में ही 14-15% के आसपास का करेक्शन यहाँ पर देखने को मिला है और आज करीब 5% टूटा हुआ है आईएफसीआई का शेयर। पिछले एक महीने में 33% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है सर। 60 रुपये पे लिया और अभी 37-38 के आसपास चल रहा है। होल्ड कर सकते हैं, 6 से 9 महीने के आसपास का इनका नज़रिया है। अभी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए आईएफसीआई के ऊपर? विपुल जी, पहली बात तो ये है कि ये काफी ट्रेडर फ्रेंडली स्टॉक रहा है लास्ट 6 महीने में। काफी आप कह सकते हैं व्हाट्सएप चैनल्स या कह सकते हैं टेलीग्राम, हर जगह स्टॉक छाया हुआ था। अगेन टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों पे ही कवरेज नहीं है, क्योंकि ज्यादा हम ट्रैक नहीं करते यूजुअली। एक कह सकते हैं एक न्यूज फ्लो बेस वाला स्टॉक रहा है, पर टेक्निकली अगर आप चार्ट देखते हैं 35 के आसपास इसका एक सपोर्ट है, जो कि आप कह सकते हैं प्राइस एक्शन के हिसाब से बना है। नीचे में जो बड़ा सपोर्ट है वो 31-32 के आसपास है। तो पहले तो एक चीज का ध्यान रखें, 32 के आसपास का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। 32 जो है, जहां से इसकी रैली शुरू हुई थी वो 32 के आसपास से शुरू हुई, जहां पे ऊपर ये जाने के बाद 65-70 तक मुझे लग रहा है स्टॉक रिसेंट हाइस जाके वापस स्टॉक नीचे आया। तो 32 का फाइनल स्टॉप लॉस जरूर लगाए। अगर आपको एक पोजिशनल व्यू भी बनाना है, 32 के नीचे जाके अगर क्लोज होता है तो स्टॉक में वीकनेस बढ़ सकती है। अगर एवरेज करना चाहे तो 35 के आसपास करें। अगर आपको थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, 35 के आसपास एवरेज करें, ताकि आपका प्राइस नीचे आ जाए और आपको एंट्री और एग्जिट थोड़ी जल्दी मिलती हुई नजर आए। तो 35 के आसपास आता है तो एवरेज करके चले। 32 का स्टॉक लॉस जरूर मेंटेन करें, और 32 के नीचे जाएगा तो स्टॉक में बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। चलिए, तो ये राय निकल करके आती हुई यहाँ पर। और इस बीच जो है अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं, और उससे पहले जो हमारे साथ अर्जुन जी जुड़ चुके हैं। अर्जुन जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार अर्जुन जी, कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं आगरा से बात कर रहा हूँ। आगरा से बोल रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है सर। बड़े खूबसूरत जगह से बात कर रहे हैं आप। और क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं अर्जुन जी आप? हाँ सर, मैंने टाटा पावर के शेयर लिए थे पिछले साल 265 के भाव पे 100 शेयर। 255 के भाव पर? यस, 265, 265। यस। अच्छा, और कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं इसे आप सर? सर मेरा लॉन्ग टर्म व्यू है इससे। तो अभी तो मार्केट नीचे चल रहा है, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इसको अभी होल्ड करना चाहिए या फिर मतलब सेल कर देना चाहिए, क्योंकि मेरा लॉन्ग टर्म व्यू है इसमें। लंबी अवधि का नज़रिया है और शेयर में आज अच्छी खासी गिरावट है 4% से ज़्यादा की, लेकिन उसके बावजूद आप अच्छे खासे मुनाफे में अभी बने हुए हैं। पावर क्षेत्र को लेकर के तमाम फंडामेंटल जो एनालिस्ट हैं उनकी काफ़ी सकारात्मक राय रही है। जिस तरीके से कंजम्पशन डिमांड जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन सर अभी तो नुकसान में तो नहीं है, ये मुनाफे में है। लेकिन अब चूंकि ऊपरी स्तरों से फिसल रहा है शेयर, तो थोड़ा सा इनके मन में भी घबराहट निश्चित रूप से देखने को मिल रही है। आपकी सलाह क्या रहेगी? टाटा पावर में क्या इनको बने रहना चाहिए, या एक बार के लिए जो मुनाफा मिल रहा है उसे बांध लेना चाहिए, या फिर थोड़ा और शेयर खरीदने चाहिए? क्या सलाह रहेगी? और ओवरऑल पावर सेक्टर पे आपका व्यू? मुझे टाटा पावर मेरा वैसे तो फेवरेट स्टॉक रहा है, और 400 के ऊपर के टारगेट्स भी पहले दिए थे और वो अचीव भी होकर स्टॉक नीचे आता हुआ नजर आया है। एक चीज जो लास्ट दो या तीन दिन में स्टॉक के साथ हुआ है, टाटा सन्स की जो आईपीओ की बात हो रही थी और टाटा पावर का जो उसमें स्टेक था, उसी की वजह से स्टॉक पे आपको बड़ी तेजी देखने को मिली। काफी बार स्टॉक बैंड में भी जाता हुआ नजर आया, 420, 425, 440 तक स्टॉक गया है। तो मुझे लग रहा है एक बार का एक पार्शियल प्रॉफिट जरूर करें स्टॉक में, क्योंकि एक न्यूज फ्लो आने के बाद स्टॉक में थोड़ी वीकनेस नजर आ रही है। तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत पार्शियल प्रॉफिट बुक करें करंट लेवल के आसपास। बाकी का जो इनका होल्डिंग है 320 के ट्रेलिंग स्टॉक के साथ होल्ड करें। मुझे नहीं लग रहा है स्टॉक आपको इजीली 350 के नीचे भी जाता हुआ नजर आएगा, पर स्टिल मैं चाहूंगा कि आप 320 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के रखें।
तो राय ये क्लियरली रहेगी थोड़ा प्रॉफिट जरूर बुक करें। बाकी जो आपकी लॉन्ग टर्म होल्डिंग है वो 320 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होल्ड करें। जी, तो ये राय फिलहाल निकल करके आती हुई। इस बीच 850 से ज़्यादा दर्शक हमें सिर्फ यूट्यूब के माध्यम से इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हुए हैं, लाइव देख रहे हैं। इसके अलावा हमारे फेसबुक पर, हमारे ऐप पर भी बड़ी संख्या में दर्शक जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी से निवेदन है कि जिस भी माध्यम से आप हमें देख रहे हैं इस कार्यक्रम को और ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों तक हमारे विचार, हमारे इस कार्यक्रम की पहुंच हो सके, ताकि इस पैनिक के माहौल में जब बाज़ार काफ़ी तेज़ी से नीचे जा रहा है, लोगों को एक भरोसा, एक सहारा मिल सके और मनी9 के जो परिवार हैं उनमें जो है वो लगातार इजाफा होता रहे। इस बीच विद्यार्थी जी हमारे साथ, उन्होंने यूट्यूब के माध्यम से प्रश्न भेजा है, लेकिन उससे पहले ज़रा सूरज जी से बात कर लेते हैं। सूरज जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सूरज जी, कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं गोरखपुर से बात कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया हूँ सर। आप बताओ सर कैसे हो सर आप? नहीं सर, बहुत बढ़िया, और आपसे बात करके और बढ़िया हो गए हैं सर। और बताइए, घबराहट तो नहीं हो रही बाजार की गिरावट में? सर घबराहट हुई है तभी आपको कॉल किया है सर। अरे सर बताइए, सर घबराइए नहीं, बताइए क्या प्रश्न है? सर एनएलसी इंडिया पर मेरा क्वेश्चन है सर। 249 रुपए की बाइंग पे मैंने 200 शेयर परचेज किया है। 249 के रेट पे लिए हुए हैं आपने 200 शेयर? हाँ जी सर, 200 शेयर। जी सर। अच्छा, और नजरिया क्या है आपका? सर इस समय काफी सर नजरिया 6 महीने तक होल्ड कर सकता हूँ सर। सर मैं देखिए, ये पूछ रहा था सर, ये और गिरने वाला है या फिर मैं इसको सेल करूँ या फिर? सर जब बाइंग आती है तो भी कई बार जो है ये अंदाज़ा एग्जैक्ट लगा पाना कि कितनी ऊंचाई तक जाएगा थोड़ा मुश्किल होता है, और जब गिरावट आती है तो भी जो है बिल्कुल एग्जैक्ट कितना नीचे जाएगा। और हालांकि रैली काफ़ी अच्छी रही थी सभी सरकारी कंपनियों में, एनएलसी इंडिया में भी काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिला, लेकिन हाँ, सभी सरकारी कंपनियों की तरह एनएलसी इंडिया में भी काफ़ी अच्छी खासी गिरावट आ चुकी है और आज भी 6.5% नीचे है। सर एक तो आपकी राय सर जानना चाहेंगे, ओवरऑल पीएसयूज़ पे अब क्या करना चाहिए, क्योंकि सवालों की झड़ी लगी हुई है पीएसयूज़ को लेकर के। क्या ये करेक्शन अभी और ज़्यादा गहराएगा, और कितना करेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, या फिर आपको लगता है जिनके पास पीएसयू शेयर हैं उनको थोड़ा थोड़ा करके क्या एवरेजिंग करनी चाहिए? अपना नज़रिया जिन्होंने छोटी अवधि में लिया था और फंस गए हैं उनको क्या अपना नज़रिया बड़ा करना चाहिए? अभी पीएसयू शेयरों पे आपकी क्या समझ है, क्या राय है? और साथ ही साथ एनएलसी इंडिया इन्होंने 249 पे लिए हैं और आज 206 पे है। बिल्कुल, अगेन पीएसयू स्पेस में आप 2 से 3 स्पेसेस में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो रेलवे पीएसयूज का एक स्पेस है, एक ऑयल एंड गैस पीएसयूज है, एक पावर पीएसयूज की आप बात कर रहे हैं। तो पहले तो इनके क्वेश्चन का मैं जवाब दे देता हूँ। एनएलसी इंडिया जो है मेजरली आप कह सकते हैं पावर सेक्टर के अंतर्गत आती है। तो मेरी राय यही रहेगी, क्योंकि ऑलरेडी आपने ऊपर बाय किया, नीचे के लेवल के आसपास स्टॉक आ चुका है, तो एक काम ये कर सकते हैं, अपनी जो होल्डिंग है उसको स्विच कर लें गेल और एनटीपीसी में, या गेल या पावर ग्रिड में, ताकि आपका जो आपका जो कैपिटल है एक 2 बड़ी कंपनीज में डाइवर्सिफाई हो जाए। क्योंकि एनएलसी इंडिया का चार्ट मुझे वीक लग रहा है और नीचे मुझे 180 तक स्टॉक इजीली आता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अगर यहाँ से मार्केट बढ़ेगा तो गेल, एनटीपीसी, पावर ग्रिड जैसे स्टॉक आपको पहले बढ़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि वो फ्रंटलाइन स्टॉक से अगेन सेफ्टी ज्यादा आपको वहां पे रहेगी। ऑलरेडी गवर्नमेंट ने एक बड़ा ओएफएस एनएलसी इंडिया में कर दिया है। तो मेरी राय यही रहेगी, एनएलसी इंडिया से निकल के आप पावर ग्रिड, गेल और एनटीपीसी तीनों में से कोई से भी 2 स्टॉक में अपने कैपिटल को डाल दें, क्योंकि अगर यहाँ से मार्केट बढ़ेगा तो वहां पे आपका कैपिटल की रिकवरी फास्ट होगी। सेकंड, पीएसयूज की जहां तक बात है, रेलवे पीएसयूज मुझे लग रहा है थोड़े करेक्शन के बाद थोड़ा उछाल दिखा सकते हैं इलेक्शन के पहले, तो वहां पे जरूर ध्यान देना चाहिए। ऑयल एंड गैस पीएसयूज में मुझे बीपीसीएल, आईओसीएल 2 स्टॉक अच्छे लगते हैं, तो वहां पे गिरावट मिलती है तो डेफिनेटली निवेश करके चलना चाहिए। पावर में मैंने ऑलरेडी कहा, पावर ग्रिड, एनटीपीसी, ये 2 स्टॉक्स मुझे लग रहा है गिरावट पे बाय करके चल सकते हैं। तो एनएलसी इंडिया से निकल के बेटर या पावर ग्रिड, गेल या एनटीपीसी किसी भी 2 स्टॉक में स्विच हो जाए। पावर ग्रिड, गेल, एनटीपीसी ये विकल्प हैं आपके पास अगर आप एनएलसी इंडिया आपके पास है। और जो तमाम दर्शक और भी जो सवाल भेज रहे हैं एनएलसी इंडिया के ऊपर, उनके लिए सलाह निकल करके आई है, और वो तमाम लोगों के लिए, क्योंकि पीएसयू शेयरों पे सवालों की झड़ी लगी हुई है, इसलिए बड़े विस्तार पूर्वक अरुण जी ने बताया कि आपको किस शेयर में क्या रणनीति होनी चाहिए। रेलवे में है तो क्या करना चाहिए, पावर क्षेत्र में है तो क्या करना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को सभी को उत्तर मिल गए होंगे। इस बीच विद्यार्थी जी का सवाल ले लेते हैं। करें नमस्कार विपुल सर, टीटागढ़ के 110 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं 865 के भाव पर, 6 महीने या 1 साल का नज़रिया है, इस समय क्या करना चाहिए? ये वो तमाम वही सारे शेयर हैं जो एक तरफा चल रहे थे और अब वो सब में जो है लोगों के प्रश्न आ रहे हैं, लोग फंस गए हैं।
इन्होंने 865 पे लिए हुए हैं और अभी 834 का भाव है। ये शेयर में भी आज हम देख रहे हैं करीब 4.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है टीटागढ़ के अंदर। सर 834 पे है, 30-40 रुपये का नुकसान इनको हो रहा है, लेकिन ये अच्छी बात है कि इनका नज़रिया करीब 1 साल के आसपास का है, तो क्या होल्ड कर सकते हैं? मुझे डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं। टीटागढ़ वैगन फंडामेंटली काफी अच्छा स्टॉक है, अपने सपोर्ट्स के आसपास काफी ट्रेड कर रहा है। अच्छी बात यह है कि इन्होंने ऊपर बाय नहीं किया है, काफी ऊपर के लेवल्स पर भी लोगों की पोजीशंस है। जैसा मैंने लास्ट 4 या 5 दिन के मुझे फीडबैक भी मिला है काफी लोगों से, और काफी लोगों के क्वेरीज भी आ रहे हैं, तो इनके लेवल्स काफी अच्छे हैं। 865 के आसपास बाय किया है, तो मुझे लग रहा है ये अगर स्टॉक 810 800 के आसपास भी आता है तो ऐड करके चले। मुझे लग रहा है 3 से 6 महीने में स्टॉक आपको 950 के ऊपर तक इजीली जाता हुआ नजर आएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लॉन्ग टर्म अगर 3 से 6 महीने का मिनिमम भी नजरिया है तो मुझे लग रहा है 900 प्लस के टारगेट स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। जी चलिए, इस बीच विटू राय जी का प्रश्न ले लेते हैं और कह रहे हैं विपुल सर, अरुण सर को नमस्कार। कह रहे हैं BHEL के 100 शेयर हैं 260 के रेट पर, क्या एवरेज कर सकते हैं? 200 साल होल्ड कर सकते हैं? ये तमाम सर सारे वही सवाल हैं जिन पर कि सवाल आते थे, क्या खरीद लें या प्रॉफिट कहाँ बुक करें, और अब BHEL के ऊपर भी यही इनका प्रश्न है। BHEL अभी अगर हम देखें 230 के आसपास, और सभी PSUs की तरह यहाँ पर भी 5.5% की गिरावट आज देखने को मिल रही है, और इन्होंने जो है 260 के भाव पर लिए हुए हैं, अभी 230 का भाव है, 30 रुपये पर शेयर का नुकसान हो रहा है। अगर इस शेयर में बात करें तो पिछले 5 दिन में 13-14% के आसपास का करेक्शन यहाँ पर देखने को मिला है। शानदार रैली यहाँ पर भी देखने को मिली थी, और एक समय ये था कि ये शेयर चलता नहीं था, और उसके बाद जब सारे PSUs में रैली आई तो काफ़ी शानदार मूव यहाँ भी देखने को मिला। अभी क्या करना चाहिए सर BHEL के अंदर? बिल्कुल जी, काफी लोगों की पोजीशन इसमें अटकी है 250 260 के लेवल्स पे। जब से सेमीकंडक्टर की न्यूज आई है, ओवरऑल ऑर्डर फ्लोज की न्यूज आती हुई नजर आई है, तो स्टॉक काफी चल चुका है और उतना बड़ा करेक्शन अभी आया भी नहीं है। तो 220 तक मुझे लग रहा है इजीली स्टॉक नीचे आ जाएगा। 220 210 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो अगर आपको एवरेज करना है, किसी पोजीशन ऊपर अटकी है तो 220 के पास एवरेज करें। 220 तक मुझे लग रहा है कल के सेशन में स्टॉक आ जाना चाहिए। फाइनल स्टॉप लॉस जो लगाना है 210 का लगाए। 210 लास्ट 4 वीक के लोस के आसपास के लेवल्स है, तो 210 का फाइनल स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। एवरेज करना है तो 220 के आसपास कर सकते हैं। 220 के आसपास एवरेज कर सकते हैं। ये राय यहाँ पर निकल के आती हुई BHEL के ऊपर। तो BHEL, NTPC, RVNL, इरेडा, ये जो तमाम 5-6 शेयर हैं जिन पर सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं, कोशिश ये की जा रही है कि उन सबको जो है समाहित किया जाए इसके कार्यक्रम में। राजू मैती जी का एक सवाल आया हुआ है, कह रहे हैं सर प्लीज़ आज मेरा सवाल ले लीजिए। बिल्कुल आपका सवाल लिया जाएगा सर। सनटेक रियल्टी के ऊपर इनका प्रश्न है, 482 की इनकी खरीद है। रियल्टी शेयरों को क्या हो गया सर? पिछले 2-3 दिन से जिस तरह की पिटाई हो रही है रियल्टी के अंदर, आज भी हम देख रहे हैं रियल्टी इंडेक्स अच्छी खासी गिरावट के साथ कामकाज कर रहा है। करीब 3% नीचे रियल्टी शेयर में रियल्टी इंडेक्स देखने को मिल रहा है। रियल्टी में ऐसा क्या सेंटिमेंट ख़राब हुआ कि इतनी तेज़ गिरावट देखने को मिल रही है? और दूसरा, सनटेक रियल्टी पे इनका प्रश्न है, उस पर भी आपकी राय जानना चाहेंगे। और इन्होंने जो खरीद की है 482 रुपये की है। विपुल जी, एक चीज हमने देखी है मार्केट में, एनबीएफसी जब भी गिरते हैं आपको एनबीएफसी के बाद रियल्टी स्टॉक जरूर गिरते हुए नजर आते हैं, क्योंकि आप कह सकते हैं इनडायरेक्टली और डायरेक्टली दोनों कनेक्टेड स्टॉक्स होते हैं। जो भी लोन्स मिलते हैं रियल्टी या फिर फ्लैट्स खरीदने के लिए, वो एनबीएफसी की तरफ से देखने को मिलता है। जब भी एनबीएफसी में दिक्कत आती है आपको रियल्टी स्टॉक्स, ऑटो स्टॉक्स, वहां पे गिरावट देखने को मिलती है। तो रियल्टी अगेन एक थोड़ा लेट मूवर है नीचे की तरफ, पर चार्ट काफी वीकनेस दिखा रहा है। जहां तक सनटेक रियल्टी की बात है विपुल जी, एक तो इसका चार्ट काफी वीक है, सेकेंडली इसका जो ओवरऑल वॉल्यूम्स है वो काफी अनइवन रहते हैं। तो एक ही चीज का ध्यान रखें, 400 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। इसमें कोई एवरेजिंग की राय नहीं है, क्योंकि चार्ट में काफी बड़े डाउनफॉल के चांसेस मुझे नजर आ रहे हैं। 400 के नीचे अगर स्टॉक जाएगा तो बड़ी वीकनेस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। तो जहां 400 के नीचे जब भी ये स्टॉक क्लोज होता हुआ नजर आए, बेटर है अपनी पोजीशन से निकल जाए। मुझे लग रहा है 400 के नीचे बड़ी गिरावट स्टॉक में देखने को मिल सकती है। तो ये फिलहाल राय निकल करके आती हुई। चलिए, इस बीच हमारे साथ एक और दर्शक फोन लाइन पर मौजूद हैं, विनय ओझा जी हमारे साथ मौजूद हैं। विनय जी नमस्कार। नमस्कार सर जी, नमस्कार विपुल सर, नमस्कार अरुण सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर, कैसे हैं? कहाँ से बोल रहे हैं सर आप विनय जी? सर मैं मुरैना का रहने वाला हूँ सर, और मैं फौज में नौकरी करता हूँ, सीआरपीएफ में पैरामिलिट्री फोर्स में। अरे सर, बहुत बहुत सल्यूट सर आपको। आप जैसे लोगों की वजह से हम सभी लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। आप लोगों का त्याग जो है सराखों पे। आज कैसे याद किया सर आपने, और क्या आज की गिरावट में आपको भी घबराहट हो रही है? सर घबराहट ये है सर, कुछ पैसा जमीन के लिए लोन लिया हुआ था,
तो जमीन कैंसिल हो गई, तो कुछ हमने सोचा इसका कुछ पैसा हम इसमें डाल देते हैं एनएचपीसी में। अच्छा अच्छा, जी सर। किस तो भाव कुछ पे पैसा किस हम, भाव पे डाले? जी सर। किस भाव पे लिया आपने एनएचपीसी के शेयर? सर ये 86.50 पर लिया हुआ है सर अभी। ये है तो 86.50 सर, इसके साथ साथ और भी 2-4 शेयर हैं जो कम रेट, मतलब उनमें ज्यादा क्या है माइनस है सर, लेकिन मैं सबसे ज्यादा क्वांटिटी मेरे पास इसी का है, इसलिए पूछ रहा था सर। ठीक है सर, राय तो आपको दे रहे हैं और एक बार एनएचपीसी पे हम बातचीत कर चुके हैं, लेकिन कभी भी कर्ज के पैसे से शेयर बाज़ार में पैसे जो है वो कमाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि बाज़ार जोखिमों के अधीन होता है और कर्ज की अदायगी आपको समय पे करनी होती है, और उन पैसों से को लेकर के कभी भी मार्केट में पैसे नहीं लगाने चाहिए। ये भविष्य के लिए आपके लिए भी और जो तमाम हमारे दर्शक हैं उन सबसे ये निवेदन है कि लोन लेकर के कि बाज़ार में रैली देखने को मिल रही है, आप शेयर बाज़ार में कभी पैसे मत लगाएं। कभी भी बाज़ार की बड़ी गिरावट में आप ट्रैप हो सकते हैं, आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। खैर, चूँकि एनएचपीसी पे आपका प्रश्न है, क्योंकि सबसे ज़्यादा शेयर आपके पास एनएचपीसी के हैं, 86.50 रुपये के भाव पे लिए हुए हैं। हालांकि अभी आपको ज़्यादा नुकसान तो नहीं हो रहा है, 6 रुपये 5 रुपये 6 रुपये के आसपास का नुकसान हो रहा है। यहाँ पर कर्ज के पैसे से नहीं, लेकिन अभी अरुण जी से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि 80 के आसपास अगर कोई फ्रेश बाइंग करना चाहे तो भी वो कर सकता है, लेकिन अरुण जी से ही पूछ लेते हैं कि वो इस पर और कुछ ऐड करना चाहते हैं एनएचपीसी पर। अरुण सर, लोन के लिए इन्होंने लोन लिया हुआ था ज़मीन के लिए, ज़मीन की डील कैंसिल हुई तो इन्होंने वो कर्ज के पैसे से शेयर ले लिए। क्या सलाह रहेगी एनएचपीसी पे आपकी? देखिए विपुल जी, पहले तो विनय जी को ये कहना चाहूंगा कि पहले तो आप फौज में हैं तो पहले तो उसके लिए आपको बहुत बड़ा सैल्यूट है। सेकेंडली, एक ही चीज का ध्यान रखें, क्योंकि आप कर्ज लिए हैं, कर्ज पे आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है। इंटरेस्ट भी आजकल कोई सस्ते इंटरेस्ट रेट नहीं है। वो पहले तो अगर आपको स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना है तो पहले तो आपको इंटरेस्ट का कमाना पड़ेगा। सेकेंडली, जो भी इंक्रीमेंटल गेन्स आएंगे वो आप एंजॉय कर सकते हैं। और वैसे भी अभी मार्केट करेक्शन फेज में है तो आपको एटलीस्ट इंटरेस्ट निकालना भी थोड़ा बहुत मुश्किल हो सकता है। सेकेंडली, इन्होंने स्टॉक अच्छा बाय किया, स्टॉक में कोई दिक्कत नहीं है। विनय जी को क्लियरली बताऊंगा कि 80-81 के आसपास स्टॉक में एक अच्छी बाइंग आपको देखने को मिल सकती है। हो सकता है 78-79 भी हो जाए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर स्टॉक इन्होंने अच्छे लेवल के आसपास बाय किया, नो डाउट 2 या 3 रुपए ऊपर है। पर मुझे लग रहा है स्टॉक अगर आप 2 या 3 महीने भी देते हैं तो आपको इजीली स्टॉक अच्छे रिटर्न दे सकता है। एक ही चीज का ध्यान रखें, जितना भी पैसा आपने लोन लेके मार्केट में लगाया वो पैसा धीरे धीरे आप निकाल लें। लोन का कोई भी पैसा मार्केट में ना रखें, क्योंकि मार्केट में अगर आपको पता है, अगर कोई बाहर कोई अनहोनी छोटी मोटी भी घटना हो जाती है तो मार्केट में बड़ा रिएक्शन देखने को मिलता है। इसलिए लोन के पैसे से फर्स्ट ऑफ ऑल आप ट्रेड या इन्वेस्ट ना करें। सेकेंडली, स्टॉक अच्छा बाय किया आपने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरा टारगेट 95 से 100 के ऊपर इजीली स्टॉक आने वाले कुछ महीने में जा सकता है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कोई नया पैसा अपना लोन का मार्केट में ना डाले। जो भी है आपका पैसा, जब भी आपके रेट के ऊपर आपको अच्छा मुनाफा हो जाता है एनएचपीसी में, बेटर है स्टॉक से निकल जाए और नया पैसा कोई भी लोन का मार्केट में ना दे। बिल्कुल, तो ये राय आपके लिए, आप जैसे तमाम दर्शकों के लिए है कि कर्ज लेकर के बाजार में निवेश ना करें। चलिए, इस बीच जरा हम प्रश्न ले लेते हैं प्रकाश चौधरी साहब का। कह रहे हैं विपुल सर, एसजेवीएन के 100 शेयर हैं 134 के भाव पर, क्या अभी एवरेज कर सकते हैं या फिर होल्ड करना चाहिए? एक और पावर क्षेत्र की कंपनी और पावर सेक्टर में काफ़ी शानदार मूव भी देखने को मिला। अभी अगर हम देखें एसजेवीएन के भाव पे तो 105 106 के आसपास अब आता हुआ दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर भी आज ठीक ठाक करेक्शन है, 6% के आसपास की गिरावट। सभी आज 5 से 6% की गिरावट के साथ जितने पावर सेक्टर में खासतौर से पीएसयू शेयर्स हैं उनमें अच्छी गिरावट देखने को मिल रही है। 134 पे लिया था सर, 105 का भाव आ गया। एक और पावर क्षेत्र की जुड़ी कंपनी जिसमें काफ़ी शानदार मूव देखने को मिला था, लेकिन पिछले 4-5 दिन के अंदर 13% के आसपास का करेक्शन यहाँ पर आ चुका है। क्या सलाह रहेगी? अब फंस गए हैं ये भी, 134 पर लेकर के 105 का भाव देखने को मिल रहा है। विपुल जी, अगेन एक स्ट्रेटेजी हम मेंटेन करते हैं जो काफी बार आपसे भी शेयर किया है। जो भी स्टॉक में आप अटक जाए प्योरली ट्रेडिंग के लिए और आपको कोई एग्जिट ना ले, पहले तो आपको स्टॉप लॉस जरूर लगाना चाहिए। वो तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आप काफी बार आपसे शेयर भी किया है। पर जब भी कोई इन्वेस्टर या कोई भी ट्रेडर अटक जाता है तो यूजुअली हम ये सलाह देते हैं, जब भी स्टॉक अपने मूविंग एवरेजेस के पास आता है तो वहां पे एवरेज करने की सलाह देते हैं। जो एसजीवीएन का जो मूविंग एवरेज है वो 102 के आसपास है। अगर 102 के आसपास स्टॉक आता है तो वहां पे एवरेज करें, ताकि आपका प्राइस जो है थोड़ा नीचे आता हुआ नजर आए। ऐसा नहीं कि हर स्टॉक आपको एवरेज करना है, जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक होते हैं अगर नीचे मिलता है तो वहां पे एवरेजिंग करना चाहिए। एसजेवीएन एक अच्छा स्टॉक है तो 102 के आसपास एवरेज करें। 98 के नीचे फाइनल स्टॉक का जरूर मेंटेन करें। 98 के नीचे जिस दिन भी स्टॉक
क्लोज होने के संकेत दे तो अपनी पोजीशन से निकल जाए, क्योंकि 98 के नीचे जाएगा तो स्टॉक में बड़ी वीकनेस देखने को मिल सकता है। तो स्ट्रैटेजी ये रहेगी 102 101 के आसपास आता है तो एवरेज करें, और 98 एटलीस्ट या 97 के नीचे अपना स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। चलिए, तो ये राय फिलहाल निकल करके आती हुई SJVN को लेकर के। और इस बीच 1000 से ज़्यादा, करीब 1100 दर्शक जो है हमको सिर्फ यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं। बाकी हमारे जो बाकी जो अलग अलग माध्यम है, फेसबुक और ऐप, वहाँ पर भी बड़ी संख्या में दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। इसी तरीके से लगातार हम लोगों का मनोबल आप लोग बढ़ाते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों तक कार्यक्रम को पहुँचाने में हमारी मदद कीजिए। और हमारा भी प्रयास लगातार रहता है कि आप लोगों को इस उतार चढ़ाव भरे बाज़ार में कम से कम नुकसान हो। अब ज़रा प्रश्न ले लेते हैं यूसुफ अंसारी साहब का। अंसारी साहब कह रहे हैं कि मेरे पास प्रिकॉल के शेयर लिए हुए हैं, 436 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं 112 रुपये के भाव पर। कह रहे हैं अभी मैं 2 से 3 साल तक होल्ड कर सकता हूं। तो नज़रिया इनका काफ़ी लंबा है, प्रिकॉल पे 2 से 3 साल तक होल्ड कर सकते हैं। 112 के भाव पे इन्होंने लिया हुआ है और अभी जो भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है प्रिकॉल में, वो 340 का भाव देखने को मिल रहा है। मुझे ये नहीं पता कि इन्होंने लिए कब थे आखिर में। सर 436 शेयर 112 के भाव पे मुझे लगता है काफ़ी पहले लिए हुए थे और अभी भी 2-3 साल होल्ड कर सकते हैं। आज 2.25% की गिरावट के बावजूद इनको अच्छे मुनाफे हो रहे हैं। पिछले एक महीने में 18% के आसपास का करेक्शन यहाँ पर देखने को मिला है। आपकी राय क्या होगी सर प्रिकॉल पे इनके लिए? अगर विपुल जी, मेरे ख्याल से 2022 में इन्होंने लिया है। 2022 में 114 110 के आसपास का भाव था। ऑलमोस्ट वहां से अगर आप बात करें 2 साल में ही स्टॉक 2 से 3 गुना हो चुका है। तो पहले तो राय यही रहेगी कि थोड़ी प्रॉफिट बुक जरूर करें स्टॉक में। एटलीस्ट जो आपका कैपिटल है एटलीस्ट वो निकाल लें। बाकी जो आपको ये लॉन्ग टर्म के लिए रखना है रख सकते हैं, स्टॉक में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमेशा यूजुअली रूल यही होता है, जब भी स्टॉक आपका कोई मल्टी बैगर बन जाए, एटलीस्ट 1 से 2 गुना हो जाए, तो अपना कैपिटल जरूर निकालें। तो यही राय रहेगी, कैपिटल का जो पैसा आपने लगाया वो अपने मार्केट से निकाल लें। सेकेंडली, जो भी आपने मुनाफे के जो शेयर्स है वो उसको आप होल्ड करके चल सकते हैं। कंपनी दिक्कत वाली बात नहीं है, कंपनी फंडामेंटली भी काफी अच्छी है। जी चलिए, इस बीच ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई है और अगले दर्शक किशोर कुणाल जी हैं। कह रहे हैं कि IRFC के ऊपर इनका प्रश्न है। एक और रेलवे शेयर जो कि रेलवे में अच्छी खासी पिटाई देखने को मिल रही है, इन्होंने 152 के भाव पर लिए हुए हैं, 250 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं और कह रहे हैं कि 3 महीने ही होल्ड कर सकते हैं। 3 महीने का नज़रिया है सर। इन्होंने 152 पे लिए हुए हैं, 129 का भाव है। आज ये शेयर भी 5.25% टूटा हुआ है। क्या सलाह रहेगी IRFC को लेकर के और ओवरऑल रेलवे को लेकर के आपका व्यू क्या है? हालांकि एक टिप्पणी आपकी आ चुकी है रेलवे को लेकर के, लेकिन फिर भी IRFC पे आपकी राय। बिल्कुल जी, IRFC वैसे स्टॉक बेरिश नहीं है। अभी भी मैं आपको यही कह रहा हूं कि अगर आप इसका बड़ा चार्ट देखते हैं तो अभी भी कोई बड़ा करेक्शन देखने को नहीं मिला। नो डाउट चूंकि ट्रेडर फ्रेंडली है, सभी रिकमेंडेशन देते हैं, इवन हमने भी दिया और काफी बार स्टॉक में प्रॉफिट भी बुक हुआ है। काफी बार आप कह सकते हैं स्टॉप लॉसेस के नजदीक भी आया स्टॉक। पर जहां तक लेवल्स की बात है विपुल जी, 120 से 125 एक बॉटम, काफी स्ट्रॉन्ग बॉटम स्टॉक के आसपास आ रहा है। तो 120 125 जो लेवल है वहां पे मुझे लग रहा है एक बार स्टॉक में गिरावट रुकनी चाहिए और रिवर्सल भी जरूर देखने को मिल सकता है। इसलिए करंट लेवल पे एग्जिट की राय नहीं है। अगर आप एवरेज करें तो 125 के आसपास करें, 120 या 119 के आसपास अपना फाइनल स्टॉप लॉस लगाए, एक बेटर स्ट्रैटेजी रहेगी। यहां से पलटने के चांस ज्यादा है और पलटता है तो स्टॉक वापस आपको 140 145 तक जा सकता है। तो वापस मुझे लग रहा है वहां पे एक अच्छा एग्जिट आपको मिल सकता है। तो 125 120 के आसपास मिले तो एवरेज करें। मुझे लग रहा है 140 45 बार वापस स्टॉक जा सकता है। जी चलिए, तो ये राय निकल के आती हुई हर्ष जी से बातचीत कर लेते हैं। हर्ष जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर, बड़ा ही हर्ष हो रहा है हर्ष जी से बात करके। कहाँ से बोल रहे हैं? अरे धन्यवाद सर। सर मैं अहमदाबाद से बात कर रहा हूँ। अच्छा, अहमदाबाद से बात कर रहे हैं। वहाँ जॉब करते हैं सर? जी सर, मैं जॉब करता हूँ यहाँ पे। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं सर? सर मेरा सवाल है गुजरात पीपावाव पोर्ट GPPL पे। कितने शेयर मैंने हैं सर? परचेज किया था 183 पे अराउंड 1 मंथ बैक 200 शेयर। 183 तो इस पे पे क्या राय रहेगी आपकी? वैसे आपका नजरिया क्या है सर? 6 महीने 1 साल। 6 महीने 1 साल। चलिए, अच्छी बात यह है कि करेक्शन के बावजूद आपका जो शेयर है वो आपके भाव के इर्द गिर्द ही है और अभी आपको नुकसान नहीं हो रहा है। ब्रेक इवन पे आप हैं। आज 4% से ज़्यादा का करेक्शन यहाँ पर गुजरात पीपावाव में देखने को मिल रहा है। 183.60 पे आपने लिए हैं, 183.65 ये मौजूदा भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। शानदार रैली यहाँ पर भी देखने को मिली थी, लेकिन हाँ थोड़ी सी अब गिरावट ऊपरी स्तरों से यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। अरुण सर, आपकी राय जानना चाहेंगे। गुजरात पीपावाव पोर्ट के शेयर इन्होंने लिए हुए हैं,
नज़रिया 1 साल तक का है, ब्रेक इवन के आसपास हैं, प्रॉफिट से ब्रेक इवन में आए हैं, अभी 1 महीने पहले ही लिया हुआ है, आपकी राय? पहले तो विपुल जी इन्होंने स्टॉक अच्छे लेवल के आसपास बाय किया है, नो डाउट। जो भी प्रॉफिट हो रहा था वो नोशनल प्रॉफिट कम में कन्वर्ट होने के बाद वापस कॉस्ट के आसपास आ चुका है, पर ये स्टॉक काफी बेहतरीन है, नो डाउट। मुझे लग रहा है 240 250 तक के भी टारगेट्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। इसी का जो वन ऑफ द इनडायरेक्ट प्लेयर है जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, वो भी मुझे लग रहा है काफी अच्छा कर सकता है। ओवरऑल पोर्ट बिजनेस मुझे लग रहा है नेक्स्ट अगर ये गवर्नमेंट रिपीट होती है तो इनका फोकस काफी बड़ा है पोर्ट्स एंड अलाइड एक्टिविटीज के ऊपर। तो जीबीपीएल, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, अडानी पोर्ट्स ऐसे स्टॉक काफी अच्छा कर सकते हैं, तो होल्ड करें। अगर नीचे आता है 172 174 के आसपास जहाँ पे 100-डे मूविंग एवरेज स्टॉक का है, तो वहां पे ऐड भी करके चल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 साल का व्यू है तो होल्ड करें। 240 तक मुझे लग रहा है इजीली स्टॉक जाता हुआ नजर। चलिए, तो ये राय निकल करके आती है। इस बीच काकू सिंह जी बहुत देर से परेशान हैं, उनका प्रश्न ले लिया जाए, लेकिन सर एक ही सवाल लेंगे आपके 2 प्रश्न हैं, और आपका सवाल हम अनंतराज इंडस्ट्रीज़ पे ले लेते हैं। लॉन्ग टर्म नज़रिया जानना चाह रहे हैं सर अनंतराज इंडस्ट्रीज़ पे कि यहाँ पर क्या निर्णय, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। रियल्टी पे हम लोगों ने बात की, एक बार फिर से एक और रियल्टी शेयर आज 5.5% नीचे अनंतराज का शेयर जो है, अभी क्या करना चाहिए सर? 301 के भाव पे चल रहा है, लॉन्ग टर्म का इनका नज़रिया है, निवेश करना चाह रहे हैं, क्या सलाह रहेगी? विपुल जी, पहले तो निवेश की राय नहीं है स्टॉक पे, क्योंकि ये स्टॉक यूजुअली हम निवेश के लिए देते भी नहीं है, टेक्निकली भी कोई ट्रेडिंग रिकमेंडेशन नहीं देते, क्योंकि काफी ट्रेडर फ्रेंडली स्टॉक है। यूजुअली ट्रेडर फ्रेंडली स्टॉक में अटकने के चांस काफी ज्यादा होते हैं, पर अगर आपको रियलिटी में बाई करना है तो गोदरेज प्रॉपर्टी एक अच्छा स्टॉक है, वो मुझे लग रहा है अपने सपोर्ट के आसपास धीरे धीरे आपको आता हुआ नजर आ रहा है। गोदरेज प्रॉपर्टी 2200-2150 के बीच में मिलता है, तो वो एक शानदार स्टॉक रहेगा निवेश करने के लिए। इसी के साथ अगर आपको और एक स्टॉक चूज करना है तो डीएलएफ भी मुझे लग रहा है 800-820 के आसपास एक रॉक सॉलिड बॉटम मुझे नजर आ रहा है। तो अगर आपको रियलिटी में रहना है तो डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टी, वहां पे रहिए। अनंतराज में मेरी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों की भी राय है।